press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दी थी वो यूपी वालों ने दी थी, बंगाल वालों ने दी थी, ये किया था। ये हम बड़े लेट कमर्स थे इस खित्ते के लोग। आखिरी जो है ना इलेक्शन 44 का जो हुआ था उसमें फिर उन्होंने कायदे आज़म ने यहाँ पे मूवमेंट को। एक और चीज़ थी, क्या हमने कोई सबक सीखा है? या आपको लगता है बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है हमने सबक सीखे हैं यहाँ पे? या जिस तरीके का या पश्तीन इनकी पीटीएम मूवमेंट को हमने हैंडल करने की कोशिश की, ये सबक सीखने वाली बातें। एक यहाँ दानिश्वर लेके हैं उस लम्स की यूनिवर्सिटी से जनाब, और वो आए हैं एक, उनको यहाँ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया। उनके ज़रा भाषण सुने, ज़रा लेक्चर सुने। उन्होंने तमाम सन ऑफ द सैल जो हैं इस खित्ते के, पश्तून हूँ, सिंधी हूँ, सराइकी हूँ, उन तमाम को उन्होंने कहा जनाब इनको बहर से जो भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं इनको बहर से फंडिंग हो रही है, ये गैर मुल्की एजेंट हैं। ये उन्होंने कहा है, जिनको इमरान खान साहब पिक करके लाए हैं, चुन के आए हैं कि आपने रहमतुल आलमीन जो है ना आपने उनको वो करना। सो उन्होंने ये डिफाइन कर दिया जो मसूफ नए आए हैं, नेहरू ने, गांधी ने, पटेल ने, जिसके बाद हम मजबूर हो गए। और पाकिस्तान आज खुशकिस्मत है कि जब हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि मुसलमानों का जब हाल होता है तो हमें लगता है कि क्या जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कितने उनकी फोरसाइट थी। उन्होंने उस ज़माने में जो कह दिया था कि ये हमारे साथ मेजॉरिटेरियनिज्म करेंगे, अक्सरियत की बुनियाद पे हमारे साथ ये करेंगे। लास्टली कि पाकिस्तान बना था अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे, तो हमें मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ अक्सरियत के नाम पे ये जो हम ब्लास्फेमी लॉज में बुरा सलूक करते हैं, ये जो हम हिंदू भाइयों के लिए और क्रिश्चियन भाइयों के साथ जो बुरा सलूक होता है, हम बने ही इस बात पे थे कि हमारी अक़लियतों का, मुसलमान उस वक्त अक़लियत थे कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान चाहिए। और अब हम जब खुद अक्सरियत बन गए हैं तो हम अक़लियतों के साथ बुरा सलूक करते अच्छे नहीं लगे। हम इस पे ऐसे दिनों में गौर करना चाहिए। ये तकरीर थी, मैं मेरे दिल से ये करना चाह रहा था, जरूरी थी। इट वाज वेरी ट्रांसपोर्टिंग। मतलब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ज़ाहिर है, और हिस्ट्री में जो चीज़ें जैसे जैसे दिमाग में फीड हुई होती हैं तो उसकी करेक्शन भी होती है, समझ आती हैं चीज़ें किस तरह से हुई। क्लास साहब और बड़ी खूबसूरती से आमिर साहब ने एंड पे वही वो बात कर दी, यानी जो हमारी हिस्ट्री रही, जो हमारी गलतियाँ रहीं, जो इस डेट की सिग्निफिकेंस है और जो आजकल के हालात हैं। अगर वो उस रिपोर्ट की बात करें जो ये सेनेट दाखिला कमेटी और उसमें जो इंकशाफात हैं, हमारा ट्रैक वही है। आई मीन बहुत अजीब सी चीज़। अभी आमिर साहब ने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है जो नौजवान नस्ल है, क्योंकि जो हमें मुताले पाकिस्तान पढ़ाया जाता है। के अजीज़ साहब ने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है कि तारीखी तौर पर, या उसको उर्दू में बाद में ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में थी वो, कि तारीखी मुगालते के नाम से किया गया कि कैसे कैसे यहाँ पे तारीख को हमने अपनी कहते ख्वाहिश को खबर बना ली है। तो जो ख्वाहिश या जो हिस्ट्री हमें सूट करती थी हमने वैसे लिख के मुताले पाकिस्तान में पूरी कौम को पढ़ा दिया, और अल्लाह के फजल से। बल्कि मैं BBC की एक रिपोर्ट देख रहा था इंटरेस्टिंगली कि अभी उन्होंने किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान की यूथ को उन्होंने अप्रोच किया है कि आप लोग कैसे फील करते हैं 1971 का जो वाक़या हुआ। तो उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अवेयर थे अपनी तारीख से, हिस्ट्री से और उनसे चीज़ों से, और पाकिस्तानियों को अल्लाह के फजल से जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ता है वही था। वो तो मैं आज उसको देख रहा था अखबार में, डान में, कि 17 तारीख का जो वो डान था इसका 16 दिसंबर को फाल हुआ, तो उसमें याह्या खान साहब का बयान छपा हुआ है। आज किसी ने, मेरे हुसैन हक्कानी साहब ने शायद उसको ट्वीट किया हुआ था, उसमें छपा हुआ है कि वी विल फाइट टिल एंड। हथियार डाल चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, उन्होंने जंग जारी, हम लड़ रहे हैं। 13 दिसंबर को न्याजी साहब ने कहा था कि ओवर माय डेड बॉडी, और मेरी वो लाश के ऊपर से ही सरेंडर होगा, और 2 दिन बाद सरेंडर वो हो गया था। और जनरल जैकब जो थे वो जो उसको वो इंडियन आर्मी को वहाँ लीड कर रहे थे उधर वहाँ पे उनको ऑपरेशन को, उन्होंने बाद में अपनी बुक्स में भी लिखा कि हम उनसे जाके एक तरह की सीज फायर उनके जहन में थी कि वो करते हैं, तो सरेंडर नहीं वो करने गए थे, बल्कि वहाँ पे जब गए तो नियाज़ी साहब ने फिर आगे से उन्होंने वहीं मौका देखा तो वहीं सरेंडर करा दिया। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उनकी बुक में है, मेरे को जसवंत सिंह ने जो लिखी है इंडिया एट रिस्क, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें मैंने पढ़ा था कि वो जो पिस्टल था जो उनको हैंड ओवर करते हैं ना, एक उसकी सरमोनियल एक होती है, तो वो भी वो कहते हैं चलने वाला नहीं था। ये उनकी बुक में लिखा हुआ था, जो पिस्टल उन्होंने हैंड ओवर किया था इंडियन आर्मी को, तो वो बिल्कुल फारिग था, जंग आलूद था शायद। उसकी खैर इंटरप्रिटेशन उन्होंने ये की कि असली नहीं दिया था, तो किसी सिपाही से लेकर उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया था, जनरल इनको अरोड़ा वगैरह इन कंपनी को। ये हिस्टोरिकली तौर पर बुक्स हैं कि इंडियन खुद मानते हैं कि हम उनके सरेंडर के लिए नहीं गए थे, निगोशिएट करने गए थे कि इसका कोई सीज फायर करके कोई इसका देखते हैं कि क्या हल नहीं इसका निकल सकता है। ये मैं आपको उनके तरीके तौर पर बता सकता हूँ। आमिर साहब ने भी बात की है उसकी मेरे क्रिस्प उसके मिशन की, अगर मैं गलत नहीं कर, कैबिनेट मिशन था, 46
46 में जो आया था, लास्ट उन्होंने अटैम्प्ट की थी 46-7 में कि अगर इंडिया पाकिस्तान जो है इनको जहाँ मुस्लिम एरियाज हैं उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे के ऑटोनॉमी दे के, जिसमें बंगाल भी था, जो बंगालियों ने बाद में 40 की जो रेजोल्यूशन थी उसको बुनियाद बनाया। उन्होंने कहा उस वक्त भी ये 2 मुस्लिम स्टेट की बात की गई थी, स्टेट्स का जिक्र था रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन में, और वो भी बंगाली ने पढ़ा था हाफिज रियाज साहब ने। तो उस वक्ती तौर पर उन्हें कहा गया था कि आप उसकी बात ना करें, बंगाल की बात स्टेट्स कर देते हैं, देन बाद में हम देख लेंगे। सो बंगालीज के जहन में यही था, मैं और उस बुक पढ़ा था कि शायद आपने हमें भी देना है, वक्ती तौर पर तो दबा दिया। खैर जो कुछ हुआ दैट्स। आपका सवाल एक और चीज़ थी, क्या हमने कोई सबक सीखा है, या आपको लगता है बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है हमने सबक सीखे हैं यहाँ पे, या जिस तरीके का या पश्तीन इनकी पीटीएम मूवमेंट को हमने हैंडल करने की कोशिश की, ये सबक सीखने वाली बातें हैं। एक नए एक यहाँ दानिश्वर लेके हैं उस लम्स की यूनिवर्सिटी से जनाब, और वो आए हैं, एक उनको यहाँ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया। उनके ज़रा भाषण सुने, ज़रा लेक्चर सुने। उन्होंने तमाम सन ऑफ द सैल जो हैं इस खित्ते के, पश्तून हूँ, सिंधी हूँ, सराइकी हूँ, उन तमाम को उन्होंने कहा जनाब इनको बहर से जो भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं इनको बहर से फंडिंग हो रही है, ये गैर मुल्की एजेंट हैं। ये उन्होंने कहा है, जिनको इमरान खान साहब पिक करके लाए हैं, चुन के आए हैं कि आपने रहमतुल आलमीन जो है ना आपने उनको वो करना। सो उन्होंने ये डिफाइन कर दिया, जो मसूफ नए आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, कि उससे लेकर सियालकोट से लेकर जेलम तक के लोग इस मुल्क के वफादार भी हैं, सिर्फ उन्हीं की वफादारी मशकूक नहीं है, बाकी जितने इस खित्ते के लोग हैं ना, आमिर साहब आप भी उनमें आते हैं, वफादारों में आते हैं। खैर आप ना परेशान हो। नहीं, मैंने इसलिए हंसी आ गई कि मैंने अभी जिक्र किया है कि 448 पूरे सब कॉन्टिनेंट की मुसलमानों की रिजर्व सीटें थी, पूरे खित्ते से 2 सीटें मिली थी 448 में मुस्लिम लीग को, और ये आखिरी 4-5 साल में उन्हें ख्याल आया हो ये तो मुफ्त में मिल रहा है यार, पूरी लैंड ग्रैबिंग हो सकती है। 90% जो लाहौर के अंदर वेल्थ थी, कराची के अंदर, वो हिंदू सिखों के पास थी। लाहौर तो ये जो कुर्बानियां दी थी वो यूपी वालों ने दी थी, बंगाल वालों ने दी थी, ये किया था। ये हम बड़े लेट कमर्स थे इस खित्ते के लोग। आखिर में आखिरी जो है ना इलेक्शन 44 का जो हुआ था उसमें फिर उन्होंने कायदे आज़म ने यहाँ पे मूवमेंट को जरा उगाया था, तो इनको ख्याल आया कि हो यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त मज़े का काम हो जाएगा, और ये मज़े का काम हो गया है, शुक्र करें। अच्छा, उसमें बहुत कम लोगों को पता होगा कि 46 में जब जो इलेक्शंस हुए थे यूनियनिस्ट पार्टी की जीती थी, मुस्लिम लीग नहीं जीती थी पंजाब में। मुनासिब सीटें ले गए थे मगर मेजॉरिटी नहीं बनी थी ना, हुकूमत नहीं बनी थी ना उनका। ऐसे सिंध में मैं देखा जीएम सैयद जिसने रेजोल्यूशन पेश की थी कि सिंध को आके पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहिए, उनके साथ क्या सलूक हुआ, वो भी गद्दार बना दिए गए इस मुल्क में। वहाँ पूरे केपी में आपका वहाँ पर रेफरेंडम हुआ था, रेफरेंडम के उसके तनाज़े के तौर पर वो आपके साथ मिले। आज वहाँ के लोग आवाज़ उठाएं, अपने हकूक मांगे, तो डॉक्टर साहब जो उन्होंने इंपोर्ट किए हैं अमेरिका से, वो कहते हैं सारे गद्दार हैं। अगर कोई आपको साउथ में बलूचिस्तान में शाही जिरगा अगर ना फैसला करता और वो शायद जिरगे में 30-40 सिर्फ लोग थे, तो फिर पाकिस्तान की बका खतरे में पड़ जानी थी, क्योंकि एक हिस्सा अगर इस तरफ भी हिंदुस्तान का हिस्सा होता तो फिर बड़ा मुश्किल। ऐसे बहावलपुर रियासत जरा ये देखें कि इस रियासत और पाकिस्तान ने, आपने कहा ना सबक क्या सीखे, ये सबक सीखने की बात बता रहा हूँ आपको कि इस मुल्क में 50 साल बाद क्या सबक है। जिस रियासत ने सबसे अमीर तरीन जो रियासत चंद थी यहाँ पे हिंदुस्तान में, बहावलपुर रियासत उसमें थी। उन्होंने नवाब ऑफ बहावलपुर जो थे उन्होंने आपको आके कैद आज़म साहब को वहाँ पे इवन कराची में भी अपनी रेजिडेंस ऑफर की थी, उन्होंने इनको गाड़ी भी अपनी दी थी, वो तनख्वाहें भी दी थी। हिस्टोरिकल फैक्ट हैं। इस वक्त आप लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद देख लें, पिंडी, कराची, जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका आपको मजदूरी करता हुआ मिलेगा वो आपको बहावलपुर के या लोधरा के या वहाँ के लोग मिलेंगे, जो सबसे अमीर रियासत थी। आपने पूरे आपको याद होगा जब इन्होंने आके 1 यूनिट बनाया और उसको बाद आके दोबारा सूबे बहाल किए। ये चलाकी देखें जो साउथ के साथ की गई, या लोग जिसे गुर्बत बढ़ी है, बाकी सारे सूबे बहाल हो गए हैं, बहावलपुर रियासत बहाल नहीं की। आज भी साउथ में अगर सूबा मांग लिया जाए तो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह आलमीन के नए सरबराह बनाए गए हैं, वो कहते हैं अगर अपने हकूक भी मांग रहे हैं ना आप, इसका मतलब है आप वहां से वो कर रहे हैं कोई अपने मुल्क से कोई खुदा न खासा गद्दारी और फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं। ये वो लेसन हैं, सबक आपने सीखे हैं। बलूचिस्तान में भी वहां नजर आ रहे हैं, आपको सिंध में भी नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पे एक उसमें KPK में एक हम बच गए थे, सराइकी रह गए थे कि शायद अपने हक के लिए सूबा मांगना, उन मसूफ ने भी ठप्पा लगा दिया। उनकी आई है वीडियो, आई है, उसमें नुसरत जवेद साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, कुछ और लोगों ने उनको थोड़ी सी कुछ शर्म दिलाने की कोशिश की है कि अपने हकूक मांगना जो है, अपने आके राइट के लिए बात करना, कोई आपके उससे मुल्क से गद्दारी नहीं होती। सो एस्टेब्लिशमेंट ने और इनके आगे जो इस तरह के पौधे हैं उनका नैरेटिव जो बना दिया गया है, जो अपने हक की बात करेगा, अपने साथ होने वाली ज्यादती पे थोड़ी सी आवाज उठाएगा ना, वो इस मुल्क का गद्दार भी है, उसको जनाब फिर आप सजाएं भी दें।